Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Naveed Sabri here. आज हम 28 मार्च 2024 थर्सडे के डॉन एडिटोरियल्स का एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। तो फर्स्ट एडिटोरियल है जुडिशरीज एसओएस। एसओएस एक टर्म है जिसका मतलब होता है सेव आवर सोल्स। सेव आवर सोल्स, तो बेसिकली ये फिर एक टर्म ऐसी बनती है कि जो उस वक्त यूज की जाती है कि जब हम कहते हैं कि हमें बचाओ, मतलब बचाने के लिए जो कोई बंदा डूब रहा हो या कहीं पे प्रॉब्लम में हो, तो जो वो एक मैसेज इशू करता है या वो जो चीखो पुकार करता है, उसको एसओएस कहा जाता है। तो इसका बनता है सेव आवर सोल्स, यानी कि हमें बचा लो, हमारी रूहों को बचा लो, हमारी जानों को बचा लो, इसका मतलब है। तो बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस, जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये एक लेटर लिखा है, इसका बैकग्राउंड ये है कि उन 6 जजेस ने लेटर लिखा है कि हमें डराया धमकाया जा रहा है इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, और अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए, तो इसलिए हमारी मदद की जाए। उन्होंने ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हेड ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं, जो कि काजी फायज ईसा हैं। वो इसके ऊपर अब कोई एक्शन लेंगे जिसके बारे में ये बात हो रही है। तो बात जो स्टार्ट करता है हमारा राइटर, वो कहते हैं कि कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि सीनियर जजेस भी उसी तरह से मैनेज हो जाएंगे और उनकी बात मान लेंगे, जिस तरह से कि हमारे पॉलिटिशियंस, जो सीजन पॉलिटिशियन, जो पुराने पॉलिटिशियंस हैं, वो मान लेते हैं। तो वो भी हमारी बात मान लेंगे, जजेस भी मान लेंगे। उनको एक शॉक लगा है, दे रिसीव्ड शॉक, उनको एक झटका लगा है कि ये क्या हो गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने एक तरह से उनकी बात मानने से इनकार कर दिया है। उनकी बात का मतलब ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट हैं, जो पावरफुल तबके हैं, उनकी बात हो रही है। तो वो जो रिपीटेड इंटरफेरेंस है, जो बार बार का जो मुदाखलत है कोर्ट के मैटर्स में, डिफरेंट केसेस में, उसके बारे में ये बेसिकली बात है। और उन्होंने बताया है कि हमें जो है वो ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमें हरास किया जा रहा है, हमें खौफजदा किया जा रहा है, और हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती की जा रही है एग्जेक्टिव की तरफ से। और एग्जेक्टिव स्पेसिफिकली इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से बात की गई है। जाहिर है इंटेलिजेंस एजेंसीज भी एग्जेक्टिव ही का हिस्सा हैं, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती हैं, आईएसआई वगैरह। और इसलिए फिर वो एग्जेक्टिव ही की डोमेन में आते हैं। तो दूसरे लफ्जों में जुडिशरी की के ऊपर मुदाखलत की गई है एग्जेक्टिव की तरफ से। ये है इसका असल लीगल पहलू। और जजेस जजेस ने अपनी, समझ लें कि उस लेटर में जो उन्होंने 6 जजेस लेटर ने जो को साइन किया है, जो इकट्ठा साइन करके लेटर भेजा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसमें ये कहा गया है कि जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसको उन्होंने रिक्लेम किया है एक तरह से, और कहा है कि जुडिशरी का जो वकार है वो बहाल होना चाहिए, आज़ादी बहाल होनी चाहिए। और जो लोगों की नज़रों में, आम पब्लिक की नज़रों में जो इसका डिटीरिएटिंग इमेज है, जो अदालतों का वकार जो मजरूह हो रहा है, वो बेहतर होना चाहिए। आगे चल के वो कहते हैं, उन्होंने इसी लेटर में हवाला दिया है कि जिस तरह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शौकत अजीज सिद्दीकी का स्टेटस बहाल किया है और उन्हें एक ड्यूली रिटायर्ड जज के तौर पर इनका स्टेटस दिया है, कि उनको निकाला नहीं गया था बल्कि उनको प्रॉपरली रिटायर किया गया था, उनका स्टेटस बहाल किया है, इसी तरह से हमें भी इंसाफ दिया जाए। अच्छा, अब ये शौकत अजीज सिद्दीकी का मामला ये था कि ये 2018 में, अक्टूबर 2018 में इन्हें जुडिशरी से फारिग कर दिया गया था या निकाल दिया गया था, दूसरे लफ्जों में इनकी सर्विस को टर्मिनेट कर दिया गया था।
इसलिए कि इन्होंने आईएसआई पे इल्ज़ाम लगाया था कि आईएसआई नवाज शरीफ के केस के हवाले से इनके ऊपर दबाव डाल रही है कि नवाज शरीफ को लाजमी सजा देनी है। अब ज़ाहिर है 2018 में तो पीएमएल के खिलाफ थी एस्टेब्लिशमेंट, तो इसलिए उस वक्त ये एक प्रेशर आया था जिसको इन्होंने एक्सपोज कर दिया था। जस्टिस जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने एक्सपोज कर दिया था और उस एक्सपोज करने की वजह से इन्हें एक छोटी मोटी इंक्वायरी करके जुडिशरी से निकाल दिया गया। लेकिन अब के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने उनका स्टेटस जो है वो प्रॉपरली बहाल कर दिया। उनको जज के तौर पर वापस रीइंस्टेट नहीं किया, बल्कि उनको एक ड्यूली रिटायर्ड जज के तौर पर समझा जाएगा। अब उनको निकाला नहीं गया था, ये समझा जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब की जो जुडिशरी है, यानी कि जो चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा साहब, उन्होंने ये माना है कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बात ठीक थी। तो वही वाली प्ली लेके, वही वाला आइडिया लेके अब ये मौजूदा जो 6 जजेस हैं, इन्होंने बाकायदा लेटर लिख दिया है कि अगर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को बहाल किया जाता है तो उसका मतलब है कि प्रेशर तो होता है। तो अगर प्रेशर होता है तो हमारे ऊपर भी है और हमें इंसाफ दिया जाए। ठीक है? और अब ये सारी बात जो है वो जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत में है, उनके कोर्ट में बाल चली गई है। अब वो देखते हैं कि वो क्या उस पे एक्शन लेते हैं। और बताया गया है डिटेल में कि एक जज जो हैं, उनके घर से, उनके बेडरूम से एक छुपाया हुआ कैमरा मिला है, जिसके अंदर एक यूएसबी भी थी। एक दूसरे जज हैं जिनके रिलेटिव को अगवा किया गया और उन पे टॉर्चर किया गया कि वो उस जज के खिलाफ कोई ना कोई बयान दें। दो और जजेस हैं कि जो हाईली प्रोफाइल केसेस उनके ऊपर, उनके सामने चल रहे थे, तो उनको हैरेस किया गया, उनके फ्रेंड्स और फैमिली को हैरेस किया गया, उनको खौफजदा किया गया ताकि अपनी मर्जी का फैसला लिया जा सके। फिर एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज था, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है, उसकी उसके घर क्रैकर फेंके गए, उसके घर जो है वो बॉम्ब फेंके गए, उसको हैरेस करने के लिए कि वो हमारी मर्जी का फैसला दे। तो इस तरह करके मतलब ये एक सीरियस किस्म की एलिगेशंस हैं जो लगाई गई हैं। अब न्यूज़पेपर ये कहता है कि जिस तरह से हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आउट ऑफ फेवर पॉलिटिशियंस, ये एक अच्छी टर्म है जो यूज़ की है न्यूज़पेपर ने, आप भी इसको कर सकते हैं अपनी राइटिंग्स में। आउट ऑफ फेवर पॉलिटिशियंस जो हैं, जिस तरह से उनके खिलाफ इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके उनको, उनसे बयान ले लिए जाते हैं या उन्हें उनसे अपनी मर्जी की बातें करवा ली जाती हैं और वो चीखते भी रहते हैं तो उनकी कोई बात नहीं सुनता। तो लेकिन अब ये जो जजेस वाला मामला है, ये किसी भी तरह से ऐसा नहीं है कि इसको इग्नोर किया जाए। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू इग्नोर, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसको, इसके ऊपर एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो अब ये जस्टिस फायज ईसा पे है कि वो इसके ऊपर तवज्जो दें। पे हीट का मतलब है कि प्रॉपर पूरी तवज्जो दें। और अब द डाई वाज कास्ट, ये भी एक अच्छा ईडियम है जो यहाँ पे यूज किया गया है। द डाई वाज कास्ट का मतलब है कि अब काम शुरू हो गया है। जब ये लेटर पब्लिक डोमेन में आया तो अब ये काम शुरू हो गया है, अब इसको दबाया नहीं जा सकता, अब इसने चलना है, अब इसने अपना रास्ता लेना है आगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस चीज़ को अच्छे तरीके से डील किया जाए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से एक अच्छे तरीके से इस पूरे मामले को प्रोसीड किया जाए। अब हम चलते हैं सेकंड एडिटोरियल की तरफ। और सेकंड एडिटोरियल में डेटा प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई है, जो कि एक बहुत सीरियस इशू है कि पिछले साल 2023 में एक जेआईटी बनाई गई थी और उसने ये इंकशाफ किया था कि पाकिस्तान में
कोई 27 लाख जो शहरी हैं, उनका डेटा जो है वो चोरी किया गया। उनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो चोरी की गई 2019 से लेकर 2023 के दरमियान में। और ये कराची और मुल्तान और पेशावर 3 ऑफिसेज़ जो नादरा के हैं वहाँ से ये चोरी की गई। तो अब देखना ये है कि ये इंसिडेंट जो है ये कोई पहला तो नहीं है अपनी तर्ज का। ये पहला इंसिडेंट नहीं है। इस तरह के इंसिडेंट पहले भी हो चुके हैं। डेटा ब्रीच, डेटा स्टीलिंग ज़ाहिर है कि वो हो चुकी है। और इसके लिए जो जेआईटी ने रिकमेंडेशंस दी थी, उसमें ये था कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड होना चाहिए और डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। यानी कि हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर होनी चाहिए ताकि डेटा को हैक ना किया जा सके और डेटा को स्टील ना किया जा सके, चोरी ना किया जा सके, लोगों का जो पर्सनल डेटा है वो। और दूसरी बात ये है कि इसके लिए डिसिप्लिनरी एक्शन यानी कि इसके लिए तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए सजाएं होनी चाहिए उन लोगों को कि जो इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, वो ऑफिशियल्स के जिनकी वजह से ये हुआ या जिनकी नेग्लिजेंस की वजह से ये हुआ। तो कहते हैं कि जो छोटे मोटे बेतरतीब से जो है ना वो रिस्पॉन्सेज तो आ रहे हैं कि जी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जैसा कि ये जेआईटी ने कहा, लेकिन ये पीसमिल रिस्पॉन्सेज भी एक अच्छा है। टूटे फूटे इसका रिस्पॉन्स आया, कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आया इस जेआईटी का जैसे आना चाहिए था ऑफिसर्स की तरफ से। बस ऐसी छोटी मोटी डिमांड्स आई कि जी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव होना चाहिए। लेकिन कहता है, न्यूज़पेपर कहता है कि असल चीज़ ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन इस पे होनी चाहिए जो कि मौजूद ही नहीं है हमारे यहाँ। और एक प्रॉपर कानून साजी होनी चाहिए कि अगर डेटा इस तरह से स्टील होगा तो उसके ऊपर प्रॉपर सजाएं फिक्स होनी चाहिए कि ये सजाएं दी जाएंगी उन लोगों को। तो इस तरह से पहली बात तो ये है कि नादरा को टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि अच्छे जो खुफिया कोड हैं, खुफिया तरीके से जो भी मतलब अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर है उसको परचेज किया जाए और खाम-खाज की जो डेटा की एक्सेस है उसको लिमिट किया जाए, उसको कम से कम किया जाए। यहाँ पे न्यूज़पेपर ने एग्जांपल दी है कि पाकिस्तानियों का डेटा जो है वो अर्जेंटीना और रोमानिया जैसे कंट्रीज में सामने आया है। उनका प्राइवेट डेटा पाकिस्तानियों का कि उनके पास है, अर्जेंटीना के लोगों के पास है और रोमानिया के पास है, तो जाहिर है वो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये तो इतनी बड़ी नेग्लिजेंस है, इतनी बड़ी ये अपनी जो सर्विस है, अपनी जो कह लें कि जो ड्यूटी है, उससे बहुत बड़ा ये गफलत बरती गई है, जिसको कि लाजमी तौर पर टारगेट होना चाहिए। ठीक है। और साथ ही पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर पे जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि इस चीज़ में उनको भी प्रॉपर इसका जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। और साथ ही उन्होंने न्यूज़पेपर ने ये कहा कि जैसे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है, तो किसी ने टेलीफोन लेना है, किसी ने कहीं आना जाना है, ट्रांसपोर्टेशन है, कोरियर है, बैंकिंग है, हॉस्पिटैलिटी यानी कि होटल्स वगैरह, हर जगह पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नादरा की तरफ से चाहिए होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नादरा ने अपना सॉफ्टवेयर सिक्योर करने की बजाय इधर उधर से जो बहुत सारे और एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस दी हुई है अपने डेटा तक, तभी वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर सकते हैं ना। तो इसलिए चाहिए ये कि इस एक्सेस को भी या तो बंद किया जाए या किसी तरह से इस तरह से मैनेज किया जाए कि हमारा डेटा जो है वो वल्नरेबल ना हो। जो मल्टीपल पार्टीज उसको एक्सेस करती हैं उनकी उनको एक लिमिटेड सी एक्सेस दी जाए और उसके लिए कुछ अलग से काम किया जाए। ये जो एक सेंट्रलाइज्ड डेटा दे के सेंट्रलाइज्ड काम करके डेटा प्रोवाइड करके उनको जो है ना पूरे डेटा तक एक्सेस दे दी जाती है, बैंकिंग वालों को से हॉस्पिटैलिटी वालों को सबको, ये बात गलत है।
तो दूसरे लफ्ज़ों में हमारा जो राइटर है वो ये कह रहा है कि उनको लिमिटेड एक्सेस देनी चाहिए और उनको जो सेंट्रल हमारा सर्विस है, जो नादरा का सॉफ्टवेयर है, उस तक रसाई नहीं होनी चाहिए उनकी, बल्कि अलग से कुछ सर्विसेज़ दे दी जाएँ, जिनके लिए डेटा ही अलग डेवलप कर लिया जाए। मतलब बैंकिंग को जो रिक्वायर्ड है उसके लिए अलग से कोई डेटा बना लिया जाए, जो होटल्स वालों को रिक्वायर्ड हैं चीज़ें उनके लिए अलग बना लिया जाए, जो टेलीफ़ोन वालों को रिक्वायर्ड हैं, सिम कार्ड वगैरह हम लेते हैं उनके लिए अलग से वाली हो जाए। लेकिन ये है कि सेंट्रल डेटा तक किसी को एक्सेस ना हो और ये एक वेकअप कॉल है पॉलिसी मेकर्स के लिए। वेकअप कॉल भी एक अच्छा ऐसा लैंग्वेज टूल है, ये लैंग्वेज की फ्रेज़ है जो यूज़ होनी चाहिए। वेकअप कॉल का मतलब है कि ये एक बहुत ही अब जागने का टाइम है और एक्शन लेने का टाइम है पॉलिसी मेकर्स के लिए। मज़ीद इसमें कोताही नहीं होनी चाहिए कि आज की जो डिजिटल वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड में भी अगर हम अपने इंडिविजुअल्स का, हम अपने सिटीज़न्स का डेटा ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो ये सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि हमारा डेटा प्रोटेक्ट नहीं हो रहा, बल्कि एक दूसरी तरफ से सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हमारी इसमें अफ़ेक्ट हो रही है और उसमें भी रुकावट आ रही है। तो इसलिए इसको जल्द अज़ जल्द इस मामले को हल होना चाहिए और स्टूडेंट्स जो साथ-साथ में ये पीसमील रिस्पॉन्सेज़ और वेकअप कॉल ये 2 मैंने जो एक्सप्रेशंस आपके सामने रखे हैं, इनको भी आप अपनी लैंग्वेज बूस्टर्स वाली जो राइटिंग बूस्टर्स वाली जो लिस्ट है उसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड एडिटोरियल की तरफ, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में है, सेलिंग ह्यूमन्स, इंसानों को बेच देना। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो मामला है, ये पूरी दुनिया में है, लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में तो स्पेशली है और फिर पिछले 2 साल से पाकिस्तान में तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि जब से ये रिजीम चेंज हुआ है 2022 में, उसके बाद से पाकिस्तान में इतनी महँगाई और हालात, इकोनॉमिक हालात लोगों के इतने डिक्लाइन कर गए हैं और डिटेरियोरेट हो गई है सिचुएशन कि लोग पाकिस्तान से जाना चाहते हैं। जिनके पास तो कोई लीगल मेथड है जाने का, वो लीगल मेथड के थ्रू जा रहे हैं, लेकिन जिनके पास लीगल मेथड नहीं है और वो फिर भी जाना चाह रहे हैं, तो वो फिर ह्यूमन ट्रैफिकर्स के हत्थे चढ़ते हैं, जो कि इल्लीगल तरीकों से उनको ईरान के रास्ते यूरोप पहुंचाना चाहते हैं। ईरान से टर्की और टर्की से फिर आगे यूरोप। तो अब ये न्यूज़पेपर कहता है कि ये जो प्रॉब्लम है, ज़ाहिर है कि ये इंसानों की जो इंसान एक अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं, यूरोप, अमेरिका की तरफ मूव करना चाहते हैं। वो इसलिए है कि हमारे इलाके में, हमारे कंट्री में अपॉर्च्युनिटीज़ की कमी है, माली मामलात जो हैं वो इतने स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से लोग जाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगियों को दाँव पे लगाते हैं, ठीक है? टू पुट देयर सेफ्टी इन पैरल। तो पुट देयर सेफ्टी इन पैरल ये एक ऐसी टर्म है जो हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अपनी सलामती को, अपनी ज़िंदगी को दाँव पे लगाना। अच्छा, फिर उसके बाद कहते हैं कि ये जो रिसेंट वाक़या अभी हुआ है कि अ, कुछ पाकिस्तानी जो हैं उनको ईरान में लोगों ने अगवा कर लिया और उस अगवा करने की वजह से 10 लाख 10 मिलियन रुपीस यानी कि 1 करोड़ रुपया दे के कुछ पाकिस्तानी वो तो एक जो पाकिस्तानी था वो तो रिहा हो गया, लेकिन 2 ऐसे थे कि जिनको ईरानी पुलिस ने रिकवर करवा लिया और रेस्क्यू करवा लिया, ठीक है? इस तरह के 3 वाक़यात पिछले कुछ महीनों में हो चुके हैं, ठीक है? और ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान एम्बेसी और इरानियन एजेंसीज़ ने कोशिश करके कुछ लोगों को रेस्क्यू किया, लेकिन कुछ लोगों को मतलब एक बंदे को तो 1 करोड़ रुपया दे के छुड़वाया गया उनसे, ह्यूमन स्मगलर से, क्योंकि ज़ाहिर है जो पाकिस्तानियों ने आगे जिनके सुपुर्द किया ईरान के लोग। स्टूडेंट्स, आपको मेरा ख़्याल है ये आइडिया है कि किस तरह से ये ह्यूमन ट्रैफ़िकर्स काम करते हैं।
इसके ऊपर मैं एक अलग से प्रॉपर लेक्चर बनाने का मेरा प्लान है, जो ये मेन टॉपिक्स हैं जो इंटरनेशनल दुनिया में चलते हैं, इनको इनके बारे में इंशाल्लाह एक डिटेल लेक्चर आएगा। लेकिन फ़िलहाल ये समझ लें कि यहाँ पे इल्लीगल लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं और वो लोगों से पैसे लेके वादा करते हैं कि आपको हम यूरोप पहुँचा देंगे। तो वो फिर अपने हिस्से की रकम अपने पास रख के आगे ईरान का बॉर्डर क्रॉस करवा देते हैं और ईरान के बॉर्डर पे वो ईरान वाले लोगों को के हवाले इन लोगों को कर देते हैं और कुछ पैसे भी उनको दे देते हैं जो उनके साथ उनके अपने तय हुए होते हैं। अब या तो वो दरमियान में प्रॉब्लम करते हैं या फिर ये है कि वाक़ई वो लोग अगवा हो जाते हैं और कोई और उनको आके अगवा कर लेता है। तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम पैदा हुआ और पिछले के कुछ महीनों में 3 दफ़ा ये वाक़या हो चुका है। तो न्यूज़पेपर कहते हैं कि एफआईए को इस तरह के जो ह्यूमन स्मगलर्स हैं, उनके खिलाफ टू टाइटन द स्क्रूज का मतलब कि अपना जो सर्वेलेंस है वो बढ़ानी चाहिए। टाइटन द स्क्रूज भी एक अच्छी टर्म है, अच्छा फ्रेज है, इडियम है कि ये उस वक्त यूज किया जाता है जब हम कहते हैं कि किसी चीज को किसी भी बंदे को आपने उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग नजर रख के उसका जहां जहां गलती है उसको आपने पनिश करना है। इसको कहते हैं टू टाइटन द स्क्रूज। ठीक है। तो ह्यूमन स्मगलर्स जो हैं उनके खिलाफ एफआईए को सख्त एक्शन लेना चाहिए और अ, उनके खिलाफ जो है वो टाइटन द स्क्रूज वाला जो मामला करना चाहिए, यानी कि उनको अच्छे तरीके से सजाएं मिलनी चाहिए, जो भी उनका ड्यू पनिशमेंट मिलती है उनको मिलनी चाहिए। क्योंकि ये जो लोकल ग्रुप्स होते हैं और फिर आगे जो फॉरेन कोलैबोरेटर्स होते हैं उनके, ये एफआईए भी कहता है कि पिछले कुछ महीनों में ये गैदर्ड स्ट्रीम का मतलब है कि ये मामला बड़ा है, ये कम नहीं हुआ, ये मामला बड़ा है। गैदर्ड स्ट्रीम भी एक अच्छी टर्म है जो आप अपनी राइटिंग में यूज कर सकते हैं। का मतलब ये है कि कोई काम जो है वो अगर बड़ा हो तो वी कैन से दैट इट गैदर स्ट्रीम। अच्छा, और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट कहता है कि पाकिस्तान में 2021 में 21,255 लोग जो हैं वो इस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम बने। लेकिन जो 2023 है उसमें 35,309 लोग इस तरह से बने, यानी कि वो 1.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया, तकरीबन डबल के करीब पहुंच गया ये फिगर 2023 में 2 सालों में। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए। आगे वो कहता है कि न्यूज़पेपर कहता है कि इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बेस पे जो एक रिएक्शन आना चाहिए था वो रिएक्शन नहीं आया लोगों के दरमियान में। तो लोग जो हैं, जो आम पब्लिक है, वो तो बहुत ज्यादा कंसर्न्ड हुए इस बात पे, लेकिन जो अथॉरिटीज हैं उनकी तरफ से लैकाडेजिकल अप्रोच अपनाई गई। ये एक टर्म है जो कि आप अपनी राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। लैकाडेजिकल अप्रोच का मतलब है ऐसी अप्रोच के जो सुस्त अप्रोच है, मतलब उनको परवाह ही कोई नहीं है, जिसको हम कहते हैं ना इनडेफरेंस की अप्रोच, लापरवाही की अप्रोच, ये अपनाई गई। तो जिसका कि एक बहुत मतलब ये बुरी बात है और इसकी रूट काजेस को ढूंढना चाहिए। और जब पता चलता है इन ह्यूमन ट्रैफिकर्स के बारे में तो हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि या तो ये इंस्टीट्यूशनल करप्शन है कि ये इदारों के साथ मिलके पुलिस एफआईए इन लोगों के साथ मिलके ये काम करते हैं, और दूसरी तरफ इनको पॉलिटिकल पैट्रोनेज भी हासिल होता है, यानी कि ये जो इलाके के पॉलिटिकल लोग होते हैं उनकी भी सरपरस्ती हासिल होती है। और जब इन लोगों पे हाथ डालने, ह्यूमन स्मगलर्स जो होते हैं, इन पे हाथ डालने की बारी आती है तो जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो इनको बचा लेते हैं। ठीक है। और फिर आगे चल के ये है, न्यूज़पेपर कहता है कि इस तरह के मामलात में अगर जो लोग इस तरह से जो रिकवर किए जाते हैं उनकी सोशो इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए। उनको जो है वो शेल्टर मिलना चाहिए और मेंटल हेल्प मिलनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत
बहुत ही सख्त किस्म के हालात से बच के आए होते हैं बेचारे। और सिक्योरिटी एजेंसीज को इसके ऊपर खास तवज्जो देनी चाहिए। और इसके अलावा ये कि लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि असल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है और ये इसमें क्या-क्या मामलात हैं। और वो लोग के जो जाना चाहते हैं इस तरह से, उनको भी एजुकेट करना चाहिए कि वो ना जाएँ। और जो लोग इस तरह से सर्वाइव होके आते हैं, उनको भी एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वो किस तरह से हमारे इदारों की हेल्प ले सकते हैं। और एक हॉटलाइन बनानी चाहिए कि जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इन केसेस को रिपोर्ट किया जाए। और उसके बाद फिर इनकी विजिलेंट मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जितने भी हमारे ये एयरपोर्ट हैं, सी पोर्ट हैं या लैंड के रूट्स हैं, सब की बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की विजिलेंट किस्म की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ताकि यहाँ से ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले मामलात हैं, ये जो सारे काम हैं, ये ना हो सकें। और फिर लोगों के लिए प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स बनाने चाहिए, ताकि अगर कोई सर्वाइवर्स वगैरह आते हैं और उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिले, तो वो सारी स्टोरीज बताएं और लोगों को बताएं कि किस तरह से उनके साथ हालात आए, ताकि वो दूसरे लोग भी इससे बचें। तो कहता है इस तरह से जो लोग बच के आते हैं वो तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान में किसी इदारे में कोई कंप्लेंट ही नहीं करते। और इस वजह से नहीं करते कि ये शुक्र है बच के आ गए हैं, और बाकी लोगों को एजुकेट ही नहीं कर पाते। और फिर जब वो कंप्लेंट ही नहीं करते तो कौन उनको लेके गया था, क्या नेटवर्क है उसको तोड़ना, ये भी पॉसिबल नहीं रहता। तो इस तरह करके स्टूडेंट्स ये हमने आज तीनों आर्टिकल्स, तीनों जो एडिटोरियल्स हैं उनके ऊपर बात की। और जो लैंग्वेज बूस्टर्स मैंने आपको बताए जो आप अपनी राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, उनके ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और मैं आप लोगों से डेली कहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में जो इन वर्ड्स को, ये जो हाइलाइट करके इनके मीनिंग वगैरह दिए गए होते हैं, इनको भी, और ये जो मैं आपको ब्लू जो है वो बैकग्राउंड करके देता हूँ, ये हाइलाइट करके देता हूँ, इनको आप अपने कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस में यूज़ किया करें, ताकि मैं उसको चेक करूँ कि आपने ठीक किया है या नहीं किया है, जिससे कि आपकी लैंग्वेज इंप्रूवमेंट होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। फर्स्ट कमेंट में दिए गए हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर आंसर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।